ओके, आज हम क्या इकाई 7 मूल्यांकन, इस इकाई से भाषा शिक्षण खत्म हो जाएगा। ओके, मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ क्या है अम्मा? मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा है मूल्य के बारे में हम मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, पहले देखेंगे। मूल्यांकन दो शब्दों के मेल से बना है, मूल्य प्लस अंकन, जिसका इसका शाब्दिक अर्थ है मूल्यों को आंकना। आंकना बोले तो जांच करना, मूल्यों का जांच करना। किसी पदार्थ की कितनी उपयोगिता की है उसकी जांच करना ही क्या है? उसकी जांच करना ही क्या है? मूल्यांकन है। हम किसी चीज़ को कितना इस्तेमाल करें, ओके, किसी पदार्थ की कितनी उपयोगिता हुई है उसकी जांच करना ही क्या है? मूल्यांकन है। ओके, मूल्यांकन कितने शब्दों से बना है? मूल्य प्लस अंकन। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्यों को आंकना, यानी कि जांच करना। परिभाषा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणात्मक विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए संख्यात्मक आधार पर मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। परिभाषा क्या है अम्मा? किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी, ओके, उसकी क्वालिटी की जांच, क्वालिटी की विशेषताओं का उल्लेख कैसा करते? नंबर देकर करते। ओके, उन अच्छा इंसान है, कितना परसेंट अच्छा है? 100% अच्छा है, 60% अच्छा है, 70% अच्छा है, तो उसकी गुणात्मक विशेषताओं को संख्या के आधार पर मूल्य निकालना ही क्या है? मूल्यांकन है। क्या है? मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन। प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में मूल्यांकन प्रचलित है। प्राचीन काल से मूल्यांकन प्रचलित है, जैसे कि प्राचीन काल में मूल्यांकन के लिए मौखिक प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि शिक्षा भी मौखिक थी और मूल्यांकन भी कैसा था? मौखिक तौर। बच्चा कहाँ तक सीखा इसकी जांच कैसी होती थी? मौखिक तौर पर होती थी। प्राचीन काल से मूल्यांकन चलती आ रही, लेकिन प्राचीन काल में प्रक्रिया कैसी थी मूल्यांकन की? सिर्फ मौखिक रूप से थी। प्राचीन काल में शैक्षिक कार्य समाप्त होने के बाद छात्र का मूल्यांकन 2 आधारों पर किया जाता था। कितने आधारों पर किया जाता था? 2 आधारों। क्या क्या है? सार्वजनिक मंच पर भाषण देना और शास्त्रार्थ, यानी कि सभी के बीच में ठहरकर बच्चा भाषण देना, और क्या है? शास्त्रों का अर्थ बताना। यह इन 2 तरीकों से प्राचीन काल में मूल्यांकन किया जाता था। ओके, कैसी थी प्राचीन काल में मूल्यांकन का तरीका? कैसा था? मौखिक था। कैसा था? मौखिक था। ओके, कैसा है? सार्वजनिक मंच पर भाषण देना, और क्या दूसरा? शास्त्रार्थ। मूल्यांकन के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो रही है, इस बात की जानकारी मूल्यांकन से होती है। फिर बच्चा शिक्षा के उद्देश्य कैसे सीखा, कहाँ तक सीखा, कैसे जानते हैं हम? मूल्यांकन के द्वारा इसकी पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है? शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बालकों के विकास को निरंतर गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है या नहीं? बालक कितने तरीके से डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप रहा है, निरंतर मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है। दूसरा क्या है? छात्रों की क्षमता और सीमाओं का पता चलता है। एवरेज है, बिलो एवरेज है, कैसा है, इसका भी इसमें पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। छात्रों का मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए, जैसे कि IQ में बोल रहे हैं ना अपन 150 140 बोल रहे हैं, तो क्या है? बच्चा जीनियस है, इस तरह बोलते ना। तो मूल्यांकन के द्वारा उसका मानसिक स्तर कैसा है? अच्छा है, ब्रिलियंट है, बिलो एवरेज है, कैसा है मालूम होता। ओके, मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन ज़रूरी है। छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, वर्गीकरण करना बोले तो क्या है? अंदाज़ा लगाने की,
ओके, यहाँ तक ला सकता है, इन इतना कर सकता है, इसको इतना पढ़ा सकते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए फिर इस तरह सा घिसी पीटा पाठ्यक्रम रहने से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो इसे बदलने के लिए भी मूल्यांकन ज़रूरी। हेवी लेसन्स नहीं लगाना, बच्चों के स्तर के अनुसार लगाना चाहिए। शिक्षक वीडियो में हाँ, विद्यार्थियों में, शिक्षक और विद्यार्थियों में परिवर्तन लाने के, शिक्षक और छात्रों में लिखेंगे नहीं तो शिक्षक और छात्रों में परिवर्तन लाने के लिए क्या है मूल्यांकन के उद्देश्य, क्या क्या है बोलो। बालकों के विकास की मतलब किस तरह डेवलप हो रहा है उसकी प्रगति जानने के लिए, क्षमता और सीमाएं जानने के लिए, और क्या है मानसिक स्तर जानने के लिए, और वर्गीकरण करने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए, और क्या है शिक्षक और छात्र में परिवर्तन लाने के लिए, अध्यापक की कुशलता और सफलता की जानकारी प्राप्त करें। अब हम किस तरह पढ़ाए, हमारी कार्य कुशलता कैसी है जानने के लिए भी मूल्यांकन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, सक्सेस होंगे, सभी 100% रिजल्ट आए। अगर हम सही नहीं है तो यहाँ शिक्षक की सफलता और कुशलता भी पता चलती है। ओके, क्या है मूल्यांकन के उद्देश्य। नेक्स्ट, मूल्यांकन का महत्व। फिर जिंदगी में मूल्यांकन का महत्व क्या है देखेंगे। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान होता है, इससे होता है या नहीं होता है, होता है। छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करने के लिए, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी क्या है कमजोरी से जानते, कब जानते हैं, मूल्यांकन के द्वारा जानते, और उसे क्या करने से उसकी कमजोरी दूर होती है ये भी करते हैं। ओके, छात्रों की शैक्षिक कमजोरी को दूर करने के लिए, छात्रों में परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेट करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। बालकों के व्यक्तिगत पद प्रदर्शन में सहायक है, इंडिविजुअली भी बच्चों को हम मार्गदर्शन दे सकते हैं मूल्यांकन के। शैक्षिक तथा व्यवसाय परामर्श की सहायता से। ओके, अब बच्चा कुछ बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा, कुछ बच्चा साइंटिस्ट बनना चाह रहा, तो उनको उस व्यवसाय में बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। अब एमसेट नीट रहे थे ना हम, समझ गए मूल्यांकन के महत्व। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान, छात्र की शैक्षिक कमजोरी को दूर करने के लिए, छात्रों में परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत पद प्रदर्शन करना, शैक्षिक तथा क्या है व्यवसायिक परामर्श सहायता के लिए। नेक्स्ट, मापन और मूल्यांकन। मापन बोले तो, मूल्यांकन बोले तो क्या है। मापन एक समय के बाद की प्रक्रिया है, मूल्यांकन सतत एक समय तक की क्रिया मापन है। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन के अपेक्षा अधिक समय लेता है। मूल्यांकन ज़्यादा टाइम लेता, मापन कम टाइम लेता। मापन मूल्यांकन नायक है तो मूल्यांकन एक अंग है। एक मिनट देखेंगे क्या कराएं। क्या है वो, मापन और मूल्यांकन ना। मापन सीमित है और मूल्यांकन व्यापक है। मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है, ये नहीं है। ये है, बस ये नहीं है। देखो, मूल्यांकन मापन मूल्यांकन का एक अंग पात्र है। मापन ये सभी नहीं है, एक मिनट में बताती हूँ। ये नहीं है। मापन मूल्यांकन का एक अंग पात्र है, एक पार्ट मापन मूल्यांकन में, वन ऑफ द पार्ट। मापन सीमित है, मूल्यांकन व्यापक है, बहुत बड़ा है। मूल्यांकन में बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व भावात्मक आदि गुणों का
लेख जोक सम्मिलित होता है। आदि गुणों का लेख सम्मिलित होता है। मापन में किसी पदार्थ या व्यक्ति की विशेष गुण मापते हैं, विशेष गुण को मापते हैं, परंतु मूल्यांकन द्वारा मूल्य निर्धारित होते हैं। अब मापन में कैसा बोलते, कोई एक चीज़ कच करते, अब कौन सी तब एक IQ टेस्ट लगाते, समझो जब तक हिच रहता हो। कैसा बोले तो एग्जाम्पल देखो, बच्चे का कोई IQ टेस्ट लगाया पर कैसे, अब एक कमरे में कुछ सीमित वस्तु रखे, उसकी जानकर वो कितना क्या क्या है लिखो बोल के बोले, वो लिखा तो उसके आधार पर, उसके लिखने के आधार पर उसकी क्या है मापन करते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी है। ये कुछ समय तक ही सीमित रहती है, फिर बाद में बदलती रहती है। मूल्यांकन क्या है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पात्र मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, मूल्यों का निर्धारित होता है। बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस तरह से पढ़ा है ये सभी मालूम, क्योंकि आजकल की हमारी शिक्षा नीति क्या है, CCE सतत समग्र मूल्यांकन है। क्योंकि सतत क्या होता है, बदलते रहता है मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट, परीक्षा मापन का एक उपकरण है। मापन के द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में भविष्य का कथन नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, परंतु मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। मापन समझो, एग्जाम्पल अपनी भाषा में बोलता, मापन क्या है, यूनिट टेस्ट है। मूल्यांकन क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो मापन से कभी भी भविष्य का, खाली यूनिट टेस्ट क्या बोलते हैं, करेक्शन करके तो डॉक्टर या इंजीनियर बनता नहीं बोल सकते, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा कह सकते हैं कि बालक आगे चलकर ये बन सकता है। ओके, किसके द्वारा भविष्य का निर्माण बोल सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा, लेकिन मापन के द्वारा नहीं कर सकते। ओके, मूल्यांकन की विधि परीक्षा है। क्या है अम्मा, मूल्यांकन की विधि परीक्षा है। मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा विधि अपनाया जाता है। फिर मूल्यांकन कैसे किया जाता है, परीक्षाओं के द्वारा किया जाए। परीक्षाएं क्या क्या है देखेंगे। मूल्यांकन के दोष 1949 राधाकृष्णन नायक के अनुसार, राधाकृष्ण नायक के अनुसार स्मरण शक्ति पर अधिक बल देते हैं, बल देती हैं, रटने पर अधिक बल देती हैं। वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं होती है, पुस्तक विज्ञान पर अधिक बल है। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में नहीं कर सकते। परीक्षा के समय बालक का स्वभाव बिगड़ जाता है, अनुचित कार्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आजकल के बच्चे। तो राधाकृष्णन नायक क्या बोले अम्मा, 1949 में राधाकृष्णन आयोग है वो, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार स्मरण शक्ति पर अधिक बल दिया जाए। स्मरण शक्ति बोलता रटना, याद रख के लिखना बल देती है, और क्या है, रटने पर अधिक बल देता है। वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं होती है। पुस्तकीय ज्ञान क्या है बोलते, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल है। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में नहीं कर सकते। पुरानी शिक्षा नीति ऐसी परीक्षा के समय बालक का स्वभाव बिगड़ जाता, मतलब बिगड़ जाना बोलता वो चीटिंग करता, कुछ भी करता, अनुचित कार्यों को प्रोत्साहित करता है। ओके, ये है परीक्षा के दोष। ये क्या है, सॉरी, परीक्षा के दोष किसके अनुसार, राधाकृष्ण आयोग के अनुसार। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार क्या क्या है बोलो एक बार। है स्मरण शक्ति पर अधिक बल देती है ये परीक्षा विधि। दोष, रटने पर अधिक बल देती है। वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं होती है। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। सीखे हुए ज्ञान का अन्य परिस्थिति में उपयोग नहीं कर सकते हैं। परीक्षा के समय बालक का स्वभाव बिगड़ जाता है, अनुचित कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ओके, मतलब क्या है, चीटिंग करना। ओके, ये क्या है, दोष है, परीक्षा के दोष। उत्तम परीक्षा की विशेषताएं, फिर अब तक क्या पढ़े अपन, परीक्षा के दोष पढ़े। फिर उत्तम परीक्षाएं कैसी होती है बोलम्मा, विश्वसनीयता, वैधता,
वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और क्या है विभेदीकरण। ओके, क्या क्या है बोला अम्मा? विश्वसनीयता। ये क्या है? उत्तम परीक्षा कंपलसरी क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं बोल रही हूँ, जितने भी है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, मूल्यांकन, अधिगम, अक्षमता के बालक, क्या है? डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया किसके लिए है? मैथ्स के लिए। ओके, डिस्ग्राफिया लिखने के लिए। ओके, डिस्लेक्सिया क्या है? पढ़ने के लिए। तो ये सभी चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए प्लीज़। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रश्न भी आप लोगों को ऐप में रखे जाएंगे और हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों को डायरेक्ट टाइपिंग क्वेश्चंस भेज देते हैं हम लोग। नहीं, ऐप में डाउनलोड, ऐप में जो आप लोग प्रैक्टिस करते बोलते ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ओके, भाषा शिक्षण के क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं। ऑलरेडी 3 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, 4था यूनिट चल रहा है। लास्ट सभी प्रश्न पत्रों को जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। और ऑफलाइन बैच वालों को मैं कई प्रश्न पत्र कल मैंने आपके ग्रुप में रखा है। प्लीज़ डोंट सेंड टू अदर्स, क्योंकि परीक्षा आपकी है, दूसरों की नहीं है, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए। हमारी मेहनत है तो आप हमारी मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर नौकरी पाइए। प्लीज़ डोंट सेंड टू अदर्स, बी केयरफुली। बहुत ही मुश्किल से बनाए सो है बिट्सो। ओके, क्या क्या है बोलो? उत्तम परीक्षा के गुण विशेषताएं क्या है? विश्वसनीयता, बोलो, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण। फिर विश्वसनीयता అంటే ఏంటి, వైద్యత అంటే ఏంటి, వస్తునిష్ఠత అంటే ఏంటి, వ్యాపకత అంటే ఏంటి, ఈ ఉత్తమ పరీక్ష అంటే ఈ ఉత్తమ పరీక్ష యొక్క గుణాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం। 5 గుణాలు ఉన్నాయమ్మా। ఓకే, ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం మనం। फर्स्ट ఏంటిది? विश्वसनीयता। ये कैसे गुण है? उत्तम परीक्षा के गुण है। विश्वसनीयता करते हैं, नहीं आता नहीं, गाली गा रहे तो। विश्वसनीयता का अर्थ, विश्वसनीय का अर्थ अविचलता। अविश्वसनीयता అంటే अविचलता। अविचलता का अर्थ है स्थिर रहना है। अविचलता बोलते क्या है? स्थिर रहना। परीक्षा द्वारा होने वाला मापन, फिर स्थिर, स्थिर, अविचल, स्थिर अविचल हो तो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। परीक्षा द्वारा जब किसी बालक के अंक अलग अलग अध्यापक की जांचने पर समान रहेंगे तो उसे उस परीक्षा को क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, వాడు ఏం చేశాడు? పోనీ 10th క్లాస్ అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఏంటి మ్యాథ్స్లో 100/100 తెచ్చుకున్నాడు, పోనీ హిందీలో 99 తెచ్చుకున్నాడు। వానికి 99 ఎలా వచ్చాయి అని ఫస్ట్ నేను చేసిన కరెక్షన్ని నేను కాకుండా ఇంకా నలుగురు కరెక్షన్ చేసినా కానీ సేమ్ అవే మార్క్స్ వస్తే అది ఏమవుతుంది? విశ్వసనీయత అవుతుంది। ఏమవుతుందమ్మా? విశ్వసనీయత। देखो, परीक्षा द्वारा जब किसी बालक के अंक अलग अलग अध्यापक की जांचने पर भी समान रहेंगे तो उस परीक्षा को क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोले? विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? अविचलता। अविचलता अर्थ क्या है? स्थिर रहना, बदलना नहीं, स्टेबल रहना। ओके, अविचलता का अर्थ क्या है? स्टेबल रहना। परीक्षा द्वारा होने वाला मापन स्थिर कामा अविचल हो तो उसे विश्वसनीय कहते हैं। समझ में आया? विश्वसनीयता। ओके, नेक्स्ट वैधता, वैलिडिटी, जिसका अर्थ है सापेक्षता। जब परीक्षा द्वारा विश्व लक्ष्य अभिष्ट लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो उस परीक्षा को वैध परीक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए भाषा की परीक्षा में भाषा के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, ना कि समाज के उद्देश्यों। అంటే ఇప్పుడు మనము
లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పినప్పుడు సమాజం గురించి అంటే భూగోళమో లేకపోతే హిస్టరీనో కాకుండా లాంగ్వేజ్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది, లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి వచ్చాయని దాని గురించే క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆ ఉద్దేశాలు పూర్తి అవుతే ఆ లక్ష్యాలు సాధించగలిగితే అదేమవుతుందమ్మా వైద్యుత అవుతుంది. ఇప్పుడు మన హిందీలో ఏముంటాయమ్మా, గ్రామర్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఏముంటాయి సాహిత్యం ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. దానికి సంబంధించి హిందీకి సంబంధించినవే క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఆ ఉద్దేశాలు పూర్తి అవుతే దాన్ని ఏమంటారు, వైద్యుత అంటారు. విశ్వసనీయత అంటే ఏంటిది, ఒక అబ్బాయి రాసిన ఎగ్జామ్ని 4 టీచర్స్ కరెక్షన్ చేసినప్పుడు సేమ్ మార్క్స్ వస్తే అది విశ్వసనీయత. వైద్యుత అంటే ఏంటిది, లాంగ్వేజ్ పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ క్వశ్చన్సే ఉండాలి, సమాజానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉండకూడదు. ఇదేంటిది వ్యాలిడిటీ. ఓకే, వైద్యుత. నెక్స్ట్ वैधता के 4 प्रकार है. वैधता कितने प्रकार की, 4 प्रकार. क्या क्या है देखो, विषय वस्तु की वैधता, पूर्व कथन की वैधता, भविष्यवाणी परीक्षा, निर्माण की वैधता और एक क्या है, समवर्ती की वैधता. वैधता के कितने प्रकार है अम्मा, 4 है. ओके, विषय वस्तु की वैधता. जब अध्यापक किसी परीक्षा में संपूर्ण विषय वस्तु में संबंधित बातों को समावेश करता है, वह परीक्षा विषय वस्तु के आधार पर अवैध मानी जाती है. यूनिट टेस्ट, विषय वस्तु की वैधता पर ही उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है. ओके, रुको एक ओके ऑन करें. तो देखो विषय वस्तु की वैधता, जब एक अध्यापक किसी परीक्षा में संपूर्ण विषय वस्तु से संबंधित बातें का समावेश करता है तो वह विषय एक वस्तु के आधार पर वैध मानी जाती है. जैसे कि यूनिट, विषय वस्तु की वैधता पर ही उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है. यानी कि अब यूनिट टेस्ट में 4 लेसन है कि 2 लेसन है कि समझो, ओनली क्वेश्चन आंसर्स इतने देना, क्वेश्चन आंसर्स देना, मीनिंग्स देना, सभी चीज़ों को रखे तो क्या बोलते, विषय वस्तु बोलते. तो यूनिट टेस्ट के आधार पर ही कौन सी परीक्षाएं बनी है, उपलब्धि परीक्षाएं बनी है. पूरे देखे तो अपने को समझ में आता. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है, पूर्व कथन करने की वैधता, भविष्यवाणी परीक्षा. परीक्षा द्वारा होने वाला मापन छात्रों के बारे में बताता है कि बालक आगे चलकर क्या कर सकता है, क्या बनेगा. एग्जाम लिखता ना बच्चा, उसके आधार पर हम आगे चलकर इन क्या होता, क्या कर सकता बोल के बोलने वाला क्या है, पूर्व कथन करने की वैधता या भविष्यवाणी की वैधता. अब कोई बच्चा साइंस में अच्छे मार्क्स ला रहा तो उसका भविष्य कर सकते हैं, कोई मैथ्स में चला रहा तो भविष्य, कोई आर्ट्स लैंग्वेज की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा तो वो आर्ट्स की ओर जाए. इस तरह से निर्माण की वैधता, परीक्षा द्वारा होने वाले मापन में यह निर्णय लिया जाए कि परीक्षा रखने के बाद छात्रों के उतने ही अंक आएंगे जितने की उनसे आशा है, तब वह परीक्षा निर्माण की दृष्टि से वैध मानी जाती है. अब बच्चा क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, वो आप लोगों को पता होता. उसको जितने अंक आना है उतने अंक देना, से जितने अंक आने की आशा हम रखते हैं उसकी दृष्टि में रखकर हम पेपर बनाएंगे तो वो क्या, कौन सी परीक्षा होती है, निर्माण की वैधता. नेक्स्ट 4th वन क्या है, समवर्ती की वैधता. जब परीक्षा द्वारा होने वाला मापन छात्रों के वर्तमान प्रगति से मिलता जुलता हो तो उस परीक्षा में समवर्ती वैधता पाई जाती है. यानी कि आजकल के डेवलपमेंट के हिसाब से हम पेपर बना रहे तो वो क्या होती है, समवर्ती वैधता होती है. जैसे कि वर्तमान में आज किसकी प्रगति हो रही है, आजकल के बालक कैसे डेवलप हो रहे, टेक्नोलॉजी. हाँ, तो टेक्निकल वे में एग्ज़ाम लगाना क्या है, ये समवर्ती की वैधता है. ओके, वैधता कितने प्रकार की है, फर्स्ट वन क्या है बोलो, विषय वस्तु की वैधता. इसमें सभी चीज़ें आना चाहिए. नेक्स्ट दूसरा क्या है, पूर्व कथन की वैधता. और क्या है, तीसरा निर्माण की वैधता. तीसरा क्या है, निर्माण की वैधता. चौथा क्या है, समवर्ती वैधता. ओके, फिर एक बार देखेंगे.
वैधता बोलते क्या है? भाषा की परीक्षा है तो भाषा के बारे में चले तो क्या है? वैधता है। तो विषय वस्तु में सभी चीज़ें आना, ओके, तो वो क्या होता है? विषय वस्तु की वैधता। पूर्व कथनों के आधार पर बच्चा कैसे लिख रहा है, किस चीज़ पे आगे चलकर क्या बनेगा, पूर्व कथन की वैधता है। निर्माण की वैधता में बच्चे से जितनी आशा की जाती है उतने ही अंक पाएंगे, तो निर्माण की वैधता है। नेक्स्ट, आप कैसा बोलते हैं? परीक्षा के द्वारा होने वाला मापन, यह निर्णय लिया जाए कि परीक्षा रखने के बाद छात्रों को उतने ही अंक आएंगे जितने की उनसे आशा है, तब वह परीक्षा निर्माण की दृष्टि से वैधमान। परीक्षा पेपर कैसा बनाते, बच्चे क्या सीखे आज अब तक, उसके हिसाब से पेपर बनाए तो क्या होता? निर्माण की वैधता होती। जितनी हम आशा रखते हैं उतने मार्क्स आते। अब देखो यूनिट टेस्ट में कम लाते, फर्स्ट सेकेंड टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा लाते, तब नॉलेज में इजाफा होता। थर्ड, फिर मूल्यांकन लास्ट में ज़्यादा लाते, क्योंकि उनका क्या है, उनका नॉलेज का क्या होता है? बढ़ता जाता है, विकास होता है ज्ञान। समवर्ती बोलता छात्रों में वर्तमान प्रगति से जो अब क्या है, प्रेजेंट किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम पुरानी शिक्षा नीति को ना अपनाकर नई शिक्षा नीति को जो आजकल हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम बनाए तो क्या होता है? समवर्ती की वैधता। वैधता हो गया। नेक्स्ट क्या है? विश्वसनीयता हो गया, वैधता हो गया। नेक्स्ट क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मालूम है ना, जब हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं वो इसकी वस्तुनिष्ठता। हाँ, एक अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है या नहीं? जो जितना लिखा उतना ही, ओके। अब एग्जाम्पल देखो, थियरी एग्जाम में कोई क्या करता, किसी पसंद आए तो मार्क्स देता, किसी को पसंद नहीं आए तो नहीं, लेकिन यहाँ पर वो चांस नहीं। इसीलिए क्या है, ये उत्तम परीक्षा या अच्छी परीक्षा, एक अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। वसुंधरा क्या है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में व्यक्ति के निश्चित तत्वों को निश्चित तत्वों का पता होता है। छात्रों के मूल्यांकन निष्पक्ष भाव से होता है। निष्पक्ष भाव बोले तो बिना किसी पक्ष लेना, అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు వేయడం తక్కువ మార్కులు వేయడం కాకుండా వాడు ఎంత రాస్తే అన్ని మార్కులు వేయడం ఏంటిది? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठ। निष्पक्ष भाव से मापन कहाँ पर होता है? मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता में होता है। नेक्स्ट, व्यापकता। मापित होने वाली जलराशि में अधिक से अधिक तत्वों का समावेश हो तो उस परीक्षा को व्यापकता कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो तो व्यापक परीक्षा है। उदाहरण तौर पर वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन किसके अंतर्गत आते? व्यापकता में आते। सभी तरह के तत्व यहाँ पर समावेश होते हैं, इसीलिए ये क्या है? व्यापकता है। नेक्स्ट क्या है? विभेदीकरण। इस परीक्षा द्वारा उच्च और निम्न की योग्यता वाले छात्र छात्राओं में विभेद होता जाता है। यहाँ पर मालूम हो जाता, विभेद हो जाता, मतलब कौन अच्छा पढ़ रहा, कौन अच्छा नहीं पढ़ रहा, ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, ఎవడు మంచోడు, उच्च कौन है, निम्न कौन है, हायर स्टैंडर्ड में कौन है बच्चा, निम्न स्तर पर कौन है, लोग वो ग्रेड का कौन है, बता सर इसके द्वारा मालूम होता है। विभेदीकरण के द्वारा मालूम। ये सभी क्या है? मूल्यांकन के क्या है? उत्तम परीक्षा के गुण है। कौन कौन से गुण है? उत्तम परीक्षा के गुण क्या क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। व्यापकता में क्या आता? एनुअल एग्जाम्स आते, ओके। यहाँ पर क्या आते? यूनिट टेस्ट आते। यहाँ पर क्या आते? भाषा की चीज़ भाषा में ही रखना। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, ओके। विभेदीकरण बोलता हाई कौन है, लो कौन है, पता चल, लो ग्रेड कौन है, हाई ग्रेड कौन है, मालूम, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे।
परीक्षा के प्रकार, परीक्षा उपलब्धि परीक्षाएं बोले तो क्या है, यूनिट टेस्ट बोले ना, वस्तु पहले आया ना विश्वसनीयता में आए सके उपलब्धि परीक्षा यूनिट टेस्ट FA। निदानात्मक परीक्षाएं बालक की शैक्षणिक कमजोरी को पहचानने के लिए परीक्षा। उपलब्धि परीक्षाएं बोलते क्या है अम्मा, यूनिट टेस्ट या FA। उपलब्धि निदानात्मक परीक्षाएं बोलते बालक की शैक्षणिक कमजोरी को पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षाएं रखते हैं। नेक्स्ट उपलब्धि परीक्षाओं के प्रकार। फर्स्ट क्या है, उपलब्धि परीक्षाओं के प्रकार, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, क्रियात्मक परीक्षाएं। ओके, लिखित परीक्षा में क्या आता, निबंधात्मक आते, लघु आते, वस्तुनिष्ठ आते। बालक की ज्ञान पहचानने के लिए परीक्षाएं होती हैं। कौन सी परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षा। उपलब्धि परीक्षाएं बोलते क्या आता, FA व यूनिट टेस्ट आता बोली में, हाँ या नहीं, हाँ। तो ये मौखिक तौर पर ओरल भी रहते, लिखने भी रहता, वर्क भी रहता, क्या है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक अभिव्यक्ति है ना, वो इसके अंतर्गत ही आता है। तो लिखित में क्या कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्न यानी कि सारांश, लघु प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ बोलते ऑब्जेक्टिविटी। ओके, बालक के ज्ञान की पहचान इसके द्वारा होती है। कौन सी परीक्षाओं के द्वारा, उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा। नेक्स्ट, निबंधात्मक परीक्षाओं में क्या बोले अपन, जिन प्रश्नों का उत्तर छात्रों को विस्तृत निबंध के रूप में देना होता है। इस प्रकार की परीक्षा में अध्यापक गिने चुने प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए देते हैं। इस प्रकार के परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश नहीं होता। तो निबंधात्मक परीक्षाएं थोड़े देते, पूरे पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चंस दे सकते क्या, गिने चुने क्वेश्चंस देते, तो इसमें पूरा पाठ्यक्रम का समावेश नहीं होता। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण क्या क्या है, लेखन शक्ति का विकास होता, विचार शक्ति का विकास होता, मूल्यांकन करने में इजी होता, रचना करने में आसान होता, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता, भाषा के विकास, भाषा का विकास भी होता है। बोलो, निबंधात्मक परीक्षा यानी बड़े परीक्षाओं के गुण क्या क्या है, लेखन शक्ति का विकास होता, लिखता बच्चा अच्छा लिखता, विचार करता, सोच समझ करके विकास, सोच समझ करके लिखता, मूल्यांकन में सरलता होती, मतलब अब ज़्यादा मार्क्स से समझो इजी होता ना पेपर करेक्शन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो गो 1 2 3 ऐसा गिना, लेकिन बड़े क्वेश्चन रहे तो 4 मार्क्स डाल दो, खत्म, आसान। रचना करने में आसान, लिखने में आसानी होती, छात्रों की कल्पना शक्ति, बच्चा इमेजिनेशन करके लिखता है। किसमें करता कल्पना शक्ति, वस्तुनिष्ठता में नहीं करता, निबंधात्मक परीक्षाओं में करता है। नेक्स्ट, भाषा का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट, दोष, भाषा पर अधिक बल दिया जाता, रटने पर अधिक बल दिया जाता, स्मरण शक्ति पर अधिक बल दिया, जब भी बोले ना पर शब्दकोश पर बल दिया जाता, विश्वसनीयता और वैधता की कमी होती यहाँ पर, आत्मनिष्ठ बातों का समावेश अधिक, बच्चा अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार लिखता ना, तो आत्मनिष्ठ बातों के समावेश अधिक होता है। इसके दोष क्या क्या है बोलो अम्मा, बोलो। राइट, नेक्स्ट क्या है, वस्तुनिष्ठ। जेस रास के अनुसार जिन प्रश्नों का उत्तर बालक अक्षर, चिन्ह, अंक के आधार पर दिए जाते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। जैसे कि अक्षर बोलते आ, ब्रैकेट में लिखना आ ई नहीं तो क्या करते आ का खा, ऐसा देते ना जी, ये लिखना। नेक्स्ट, चिन्ह बोले तो राइट और रॉन्ग, ये चिन्ह होता। अंक बोलते
1 2 3 4 इसमें से कोई एक चूज कर के आधार पर दिए जाने वाले उत्तर को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ओके, ये सभी किसके अंतर्गत आते मालूम? उपलब्धि परीक्षाओं के अंतर्गत आते। ओके, अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार कैसे रहते? 3 रहते। साधारण प्रत्यास्मरण परीक्षाएं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अभिज्ञान या पहचान की परीक्षा। साधारण प्रत्यास्मरण बोलते डेट्स लिखना है यहाँ पे, डेट्स। ओके, डेटा लिखना है यहाँ पर। और तथ्य की जानकारी, नेक्स्ट रिक्त स्थान बोलता ब्रैकेट्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या है? फिल इन द रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट अभिज्ञान या पहचान की परीक्षा बोलते हो सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स। बहुविकल्पी बोलते 4 रहते ना, 1 2 3 4, चूज द करेक्ट आंसर। मिलन पात बोलता मैच द फॉलोइंग। वर्गीकरण करना बोले तो सही लिखना, करेक्ट करके लिखना। तथ्य की जानकारी तो ये करेक्ट है, बी गलत है, ऐसे तथ्य की जानकारी वो उधर आता। तो कितने वस्तुनिष्ठ की परीक्षा के प्रकार? साधारण प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अभिज्ञान या पहचान की परीक्षा। ओके, नेक्स्ट सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, बहुविकल्पी क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। मिलन पात क्या है? मैच द फॉलोइंग। वर्गीकरण करना यानी बताइए ना, अभी क्या बोली मैं? वर्गीकरण को आंसर देना, नहीं बाकी सही करना। हाँ, नेक्स्ट गुण, इसके गुण का है प्रश्न छोटे होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश होता, बालक को मन पर दबाव नहीं होता, मूल्यांकन की सरलता होती है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समय की बचत है, वैध और विश्वसनीय। 100% अच्छी परीक्षा है या नहीं? ओके, दोष क्या है देखेंगे? आत्मनिष्ठता की कमी होती, वहाँ आत्मनिष्ठता की बड़ी कम। आत्मनिष्ठा आत्म के अनुसार लिखते जाता, क्या क्या है कि सोधी लिखता, काम पर निबंध। यहाँ पे आत्मनिष्ठता की कमी। दोष अनुचित कार्यों की संभावना अधिक, नकल कॉपी करता हूँ। ABCD लिखा तो देख के ABCD यहाँ खत्म, राइट आर रंग, हाँ राइट आर रंग, तो कॉपी करता। हटकलबाजी क्या है? हाँ? नहीं, हाँ अटकलबाजी अपनीच करते, ऊहा ఏ రైట్ बी రైట్ सी రైట్ ఏదో ఒకటి పెట్టడం, अटकलबाजी की संभावना अधिक होती है। भाषा का स्थान नहीं है, रचना में कठिन। तो यहाँ पर अटकलबाजी అంటే ఏంటిదమ్మా? ఊహాగానం అంటే ఊహించి పెట్టాలి, కరెక్టో రైటో రాంగో, అది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇక్కడ। ఓకే, వాళ్ళకి రానప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? ఊహిస్తాడు, ఊహించి పెడతాడు। नेक्स्ट निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधि। निदानात्मक विधि, निदानात्मक इस विधि के द्वारा छात्रों के सीखने में कठिनाई जानकर उनका समाधान करने की विधि है। जानकर नहीं, जानना, और उनका समाधान करने के लिए यह एक उपयोग विधि है। अगर बच्चा नहीं पढ़ सक रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा? ये निदान बोल तो जानना, उपचार बोल तो उसको रेक्टिफाई करना। जैसे कि क्या है वो 9th क्लास का लेसन कौन सा? उतारे ज़मीन पर कर लेसन है ना, क्या है बच्चे का नाम? ईशान। ईशान नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ रहा? जानना निदान है। फिर वो उसकी क्या है, उसकी कमी क्या है जानकर उसकी उपचार करना उपचारात्मक। छात्रों की सीखने संबंधी कमजोरियों के बारे में पता लगाने के लिए निदानात्मक शिक्षण अपनाते हैं। ओके, किसके लिए? कमजोर बच्चों के लिए होता है निदानात्मक परीक्षा। उपचारात्मक शिक्षण, शैक्षणिक उपचार शब्द चिकित्सा के क्षेत्र से लिया गया है। शैक्षणिक
ये शैक्षणिक है। शैक्षणिक विधि से बालकों की जिन कठिनाइयों का पता चलता है उन्हें शैक्षणिक उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर पढ़ने में कुछ गलती हो रहा है वो क्यों कर रहा है, वो थोड़े शैक्षणिक उपचार से भी कर सकते हैं। कौशल संबंधी पाठ में इसका उपयोग अधिक होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपचारात्मक शिक्षण में भाषा, लेखन, वाचन, अक्षर विन्यास, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषय आते हैं। क्या क्या आते हैं माँ बोलो? भाषा, लेखन, वाचन बोले तो पढ़ना, अक्षर विन्यास, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सभी विषय किसमें आते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। देखो नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों के अंदर अंतर्द्वंद्वों का समाधान, बालक के अशुद्धियों का निराकरण, व्यक्तित्व से संबंधित तत्वों का समुचित दिशा में विकास, अच्छी आदतों का विकास, अच्छी आदर्शों की स्थापना, बालक की शारीरिक, भावात्मक तथा सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना। उपचार करना बोलते क्या है? उसका इलाज करना बोल सकते एक तरह से। ओके, तो किस तरह से होता है? जो बच्चों के जो डाउट होते हैं, अंतर्द्वंद का समाधान होता है। डाउट क्या होते? क्लैरिफाई होते। द्वंद्व बोलते हैं, अंतर्द्वंद बोलते, डाउट बोले ऐसा। बालक के अशुद्धियों का निराकरण, बालक जो गलती करता है उसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व संबंधित समुचित दिशा में विकास, उसकी पर्सनालिटी अगर सही नहीं है तो उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। अच्छी आदतों के विकास कराने के लिए, अच्छी आदर्शों की स्थापना कराने के लिए, बालक के शारीरिक, भावात्मक तथा सामाजिक अक्षमताएं, समाज के प्रति, शारीरिक रूप से बच्चा कुछ बीमार है समझो, उसके प्रति उसका उपचार करने के लिए भी ये सभी इस विधियाँ सभी उपयोगी है। शैक्षणिक उपचार की प्रभावशीलता, बालक की मानसिक अंतर्द्वंदता शांत होती है, अंदर वही डाउट रहना, गुस्सा रहना सब शांत होता है। वातावरण के साथ समायोजना, यानी कि हमारा अब जो भी है क्या है, वातावरण बोलते तो ये नहीं होता, क्लाइमेट नहीं होता, कक्षा का वातावरण कैसा है उसके अनुसार बच्चा क्या होता है? एडजस्ट होता। ओके, नेक्स्ट, विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय, जो भी गलतियां हैं, जो भी कठिनाइयां कर रहा है उस पर वो विजय पाता है। बालक अनुभव से पढ़ता है, उसकी कठिनाइयां दूर होती हैं। यहाँ पर बालक से अनुभव किया जाता है इसलिए उसकी कठिनाइयां दूर होती है। क्या है? शैक्षणिक उपचार की प्रभावशीलता। नेक्स्ट, निरंतर समग्र मूल्यांकन, CCE। जब विद्यार्थी का मूल्यांकन निरंतर पूरे वर्ष तक किया जाए तो उस मूल्यांकन सतत समग्र या निरंतर मूल्यांकन कहा जाता है। ओके, पूरा साल भर पढ़ा के लास्ट में एग्जाम ना रखकर बीच बीच में एग्जाम्स रखते हुए तो क्या होता है? सतत समग्र मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को अध्यापक अपने नियमित शिक्षण के समय जारी करता है, शिक्षण के समय जारी रखता है। इसमें छात्र की पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा मैदान संबंधी सभी गतिविधियों को समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। पुस्तकालय में भी करते, प्रयोगशाला में भी करते, खेलों में भी करते, सभी तरह से मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मापन, मूल्य निर्धारण, यह 3 अंश मूल्यांकन के से जुड़ते हैं। शैक्षिक, मापन, मूल्य, ये 3 चीज़ें भी किससे जुड़ते हैं? मूल्यांकन से जुड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, यह मूल्यांकन त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक परीक्षाओं से अतिरिक्त होते हैं। किस किस से मिलते हैं? त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक, मासिक परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अध्यापक बालक की प्रगति से अवगत रहता है और बालक का सतत सावधान रहकर, बालक भी सतत सावधान रहकर भी वर्ष भर परिश्रम करता है। बालक किस तरह पढ़ रहा है अध्यापक की नज़र रहती, बालक भी क्या करता, और हमारा टेस्ट हो रहा है वो भी कैसा रहता? अलर्ट रहता है। इस मूल्यांकन को व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस मूल्यांकन द्वारा बालक के
परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों मूल्यांकन होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी यहाँ पर मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में अध्यापक प्रारंभ शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है, जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य, अभिरुचि संबंधी उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य है बोलो अम्मा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, अभिव्यक्ति, अभिरुचि। बोली मैं तुम लोगों। नेक्स्ट 6 क्या है? मौलिकता संबंधी उद्देश्य। इन उद्देश्यों के अनुसार अध्यापक शिक्षण योजना, प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं और छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। कौन से उद्देश्यों के आधार पर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य, अभिरुचि उद्देश्य और क्या है? मौलिकता संबंधी उद्देश्य। इन 6 के आधार पर प्रश्न पत्र बदलक टीचर्स बनाते। इन मूल्यांकन द्वारा अध्यापक पता लगाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, बच्चे का ज्ञान कहाँ तक सीखा है, भाव उसके अंदर कितने भाव यानी कि टेक्स्ट बुक के संबंधित उसके भाव कैसे हैं, क्रियाकलाप क्या क्या बने, उसे किस तरह से वो अभिव्यक्ति कर रहा है, सभी चीज़ों का उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है कैसे पता लगाता है? अध्यापक मूल्यांकन द्वारा पता लगाता है। जब मूल्यांकन द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की परीक्षा की जाती है तो उसे उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कहते हैं। इन सभी उद्देश्यों के आधारित अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कहते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिव्यक्ति और क्या है? मौलिकता। ये सभी चीज़ों का है तो क्या बोलते हैं? उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कहते हैं। परीक्षाओं का अंकन, फिर कैसे अंकन देते हैं? निबंधात्मक उत्तर का मूल्यांकन करते समय उस समस्याएं उत्पन्न होती है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसी समस्याएं? इस समय सारे निबंधों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, उत्तम, मध्यम, साधारण। कितने में? उत्तम, मध्यम, साधारण। यह समूह लगभग एक समान होंगे। मध्यम का समूह कुछ बड़ा होगा। मध्यम समूह को फिर से पढ़कर अंकन का क्रम निश्चय किया जाता है। तो क्या देख के अंकन देते बोलते? मध्यम को देखकर ही निबंध के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ओके, उत्तम समूह के द्वारा आप पढ़कर बालक उसका विभाजन श्रेष्ठ तथा अच्छे में किया जाता है। साधारण समूह में उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से पढ़कर कमजोर तथा असफल 2 भागों में बांटा जाता है। निर्धारित क्रम के अनुसार अंकन हो। निबंध अंकन के समय निम्न बातों का विशेष ध्यान देना, अच्छी प्रस्तावना देना, विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखो निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इधर सुनो, देखो इधर निबंध 3 प्रकार के लिखते हैं। उत्तम कौन लिखते हैं? अच्छे लोग। मध्यम बहुत लोग लिखते, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले थोड़े रहते, कम पढ़ने वाले भी थोड़े रहते, एवरेज पढ़ने वाले ज़्यादा रहते। तो देखो मध्यम समूह को फिर से पढ़कर अंकन क्रम निश्चय किया जाता है। मध्यम का समूह कुछ बड़ा होता है। यह समूह लगभग एक समान ही होंगे। देखो उत्तम समूह के द्वारा पढ़कर उसका विभाजन श्रेष्ठ तथा अच्छे अंकों में किया जाता है। साधारण समूह को पुस्तिकाओं फिर से पढ़कर कमजोर और फेल हुए वाले को अलग अलग किया जाता है। निर्धारित क्रम के अनुसार अंकन होना चाहिए। निबंध अंकन समय निबंध जब करेक्शन करते तो कौन सी बातों का ध्यान रखना? अच्छी प्रस्तावना लिखा नहीं लिखा ना देखना, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ नहीं हुआ देखना। ओके, उत्तम, मध्यम, साधारण। नेक्स्ट अनुच्छेद। अनुच्छेद बोलते पैराग्राफ कैसा लिखा देखना। शीर्षक तथा उपशीर्षक कैसा लिखना। सजीव है, स्पष्ट भाषा है नहीं है देखना। विचारों में मौलिकता है नहीं है देखना। विचार कैसे है? अच्छे विचार है, कैसे विचार है। विषय वस्तु की रोचकता देखना। भावपूर्ण परिसमाप्ति यानी कि एंडिंग। तो पहले क्या लिखना? प्रस्तावना लिखना, उसके बाद अनुच्छेद अच्छा लिखना। अनुच्छेद लिखते इस टाइम पे क्या रहना? विराम चिन्हों का
उपयोग करना। नेक्स्ट क्या है, शीर्षक टाइटल अच्छा लिखना। नेक्स्ट सजीव तथा स्पष्ट रहना, भाषा अच्छी रहना, विचार अच्छे रहना, विषय वस्तु पढ़ते रहे तो रोचकता रहना, तो भावपूर्ण। नेक्स्ट समाप्ति भी कैसा रहना, एंडिंग भी कैसा रहना, भावपूर्ण रहना, भाव उसके अंदर करेक्ट रहना चाहिए। इन सभी की चीज़ों को दृष्टि में रखकर निबंध के अंक दिए जाते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट मध्यांक, परीक्षा द्वारा कक्षा सामान्य स्तर को ज्ञात करने के लिए सबसे उत्तम विधि मध्यांक निकालना है। मध्यांक निकालने के लिए योग्यता के अनुसार उत्तर पुस्तिका को क्रम में रखना है, फिर बीच में उत्तर पत्रों को निकाल लिया जाए। उसी का अंक ही मध्यांक होगा, क्योंकि वह कक्षा को 2 समूहों में बांटता है। लास्ट है क्या है? बंद करो। परीक्षाओं का अंकन कैसा होता है? निबंधात्मक में उत्तम, मध्यम, साधारण। मध्यम में क्या बोले अपन, बहुत बच्चे ज़्यादा लिखते तो इसे क्रम में रखकर क्रम के अनुसार अंकन होता है। अच्छी प्रस्तावना देना बोले अपन, विराम चिन्हों का ठीक प्रयोग करना बोले, अनुच्छेद लिखना बोले, शीर्षक तथा उपशीर्षक लिखना, सजीव तथा स्पष्ट भाषा रहना, विचारों में मौलिकता रहना, विषय वस्तु की रोचकता रहना, भावपूर्ण समाप्ति रहना बोल के बोले। और मध्यांक बोले ना, परीक्षा द्वारा कक्षा सामान्य स्तर को ज्ञात करने के लिए तो जनरल वाले कितने लोगों से जानने के लिए क्या करना बोलते, उत्तर पुस्तिकाओं को क्रम में रखना, फिर बीच में से उत्तर पुस्तिका निकाला जाए। फर्स्ट कौन रहते? अच्छा पढ़ने वाले रहते, बीच में कौन रहते? मिडिल, लास्ट में कौन रहते हैं? निम्न यानी लो ग्रेड वाले। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कक्षा को 2 भागों में बांट सकते हैं। ओके, मिडिल मध्यांक बोले तो क्या बोलते हैं, हायर ना हो के निम्न ना हो के बीच में रहने वाले बच्चों के बारे में मध्यांक है। ओके, यहाँ तक हमारा भाषा शिक्षण खत्म हो गया है। कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, वो भी मैं पढ़ाऊँगी, जैसे कि कविता शिक्षण है और एक कहानी शिक्षण, वो उसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगी। और आरटी एनसीएफ सभी ख़त्म हो चुके हैं, लगभग सभी तक मैंने कोशिश की है, सभी पार्ट मैंने पढ़ाया है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसे देखकर सुनकर, ऑनलाइन वाले आप लोग बुक्स नहीं मंगा ले तो बुक्स मंगा लो, ओके, जल्द से जल्द मंगा लो। आप लोग बुक सामने रखते हुए और क्लास की नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए, इससे आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर्स भी डालने वाली हूँ, आप लोग आंसर्स भी करिए। ओके, थैंक यू।